जर्मनी के बारे में पढ़ा, कौन कौन से ऑब्स्टिकल्स है, क्या क्या प्रॉब्लम आ रही थी उसके बारे में पढ़ा अपन ने, किस किस का कॉन्ट्रीब्यूशन था वो पढ़ा अपन ने। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिफिकेशन ऑफ इटली। इटली का यूनिफिकेशन किस तरीके से हुआ उसके बारे में हम इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे इटली का मैप बना रखा है कि किस तरीके से कौन कौन सा प्लेसेज है जिनका आगे हम इनके बारे में पढ़ेंगे, किस तरह से इनका जो यूनिफिकेशन हो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि जैसे सबसे पहले जो नॉर्थन पार्ट है इटली का, नॉर्थन पार्ट में यहाँ पर जो तीन बड़े बड़े कह सकते हैं स्टेट आते हैं, जिसमें एक तो है लोम्बार्डी, एक जगह का वेनिसिया, ठीक है ना। ये दोनों के दोनों प्लेसेस थे वो ऑस्ट्रिया के कंट्रोल में थे। ये दोनों यानी लोम्बार्ड और वेनिसिया दोनों ऑस्ट्रिया के कंट्रोल में आया करते थे। इसके साथ में दे रखा है पीडमोंट और यहाँ दे रखा है सार्डिनिया। ये एकदम फ्री, कहने का मतलब ये फ्री थे, ये किसी के बाउंडेशन में नहीं थे, ये फ्री स्टेट थे इटली के, जिस पर यहाँ का पर्टिकुलर जो एम्पायर है वही है, पर्टिकुलर जो भी यहाँ का रूलर है वो यहाँ पर रूल करता था। इसके बाद बात करते हैं मिडिल स्टेट की। मिडिल स्टेट जो वाला था इनको पेपल्स स्टेट के नाम से भी जानते हैं। और मिडिल के अंदर तीन प्लेसेस थे, जिसमें एक हो जाएगा पल्मा, एक हो जाएगा आपके मेडोना और एक आ जाएगा आपके पास में टस्कनी। ये तीन प्लेसेस थे, पल्मा, मेडोना और टस्कनी। ये आते थे मिडिल यानी मिडिल इटली के पार्ट में थे। और बताया जाएगा ये वाले तीनों प्लेसेस भी जो ऑस्ट्रियन प्रिंस था उसके कंट्रोल में थे। जो ऑस्ट्रियन प्रिंस था ये वाले जो तीनों प्लेसेस थे ऑस्ट्रियन प्रिंस के कंट्रोल में आया करते थे। इसके बाद में जो अगला जो पार्ट बचेगा आपके पास में वो रहेगा आपके पास में रोम, जो मिडिल में आया करता था रोम। ये रोम नाम प्लेसेस है और ये रोम था वो किसके कंट्रोल में था, ये पोप के कंट्रोल में था। जहाँ रोम है वो आपके यहाँ पर पोप के कंट्रोल में आता है। और इसके बाद में जो अगला है आपके यहाँ पर नेपल्स, एक नेपल्स है और एक सिसिली है। ये थे आपके बोर्बन, जो बोर्बन डायनेस्टी थे उसके कंट्रोल में थे। देखो लोम्बार्डी वेनिसिया ऑस्ट्रिया के कंट्रोल में थे। इसके बाद मिडिल स्टेट के अंदर पल्मा, मेडोना और जो टस्कनी थे ऑस्ट्रियन प्रिंसेस के कंट्रोल में थे। रोम था वो पोप के कंट्रोल में था। और जो नेपल्स और जो सिसिली है वो बोर्बन डायनेस्टी उनके कंट्रोल में थे। इसके अलावा जो पीडमोंट और सार्डिनिया ये दो ही फ्री स्टेट थे इटली के अंदर, और दोनों स्टेट आगे इटली के यूनिफिकेशन में अपने इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अगर हम स्टार्टिंग की बात है तो बताया जा रखा है नेपोलियन का एक सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन माना जाता है इटली के यूनिफिकेशन के अंदर। इटली का यूनिफिकेशन हुआ था उसका जो कह सकते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है स्टार्टिंग का, जिसने इटली के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग को इंक्रीज करने का काम किया, वो किया था यहाँ पर आपके नेपोलियन बोनापार्ट ने। इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं आगे। वो बताया जा रखा है जो नेपोलियन यानी उसने काफ़ी ऐसे कुछ सोशल रिफॉर्म्स किए थे जिसके अकॉर्डिंग बताया जा रखा है यहाँ पर कुछ चेंजेस हमें देखने को मिले थे। जिसमें मतलब पहले बताया जा रखा है नेपोलियन उन्होंने यहाँ पर डेमोक्रेसी को स्टेब्लिश करने का काम किया था। हालांकि अपन कह सकते हैं नेपोलियन खुद एक डिक्टेटर था, बाद में बन जाएगा मोनार्की रूल को उन्होंने आगे स्टार्ट किया, लेकिन कुछ लिमिटेशन तक, कुछ कह सकते हैं हद तक उसने डेमोक्रेसी को स्टेब्लिश करने का काम किया था। इसके अलावा जो भी इटली के अलग अलग प्लेसेस जो छोटे बड़े और भी प्लेसेस जिसके अंदर, तो उन सारे प्लेसेस को उन्होंने क्या हुआ मर्ज करके थ्री मेजर जो पार्ट थे वो इटली के बना दिए थे, जिसमें नॉर्थन पार्ट, एक सेंट्रल पार्ट और एक हो जाएगा आपके साउथर्न पार्ट। इसके अलावा जो फ्यूडल सिस्टम था नेपोलियन उसको भी एड कर दिया था। इसके अलावा बताया जा रहा है जो भी इंटरनल ट्रेड है, इंटरनल ट्रेड पर मान लो कि टैक्स लगते थे वगैरह वगैरह, वो भी उसने खत्म कर दिया। इसके अलावा नेपोलियन ने एक इम्पोर्टेंट काम ही किया था इक्वल लॉ, कहने का मतलब थे इटली में अगर आपका जन्म हो रखा है वगैरह वगैरह जो भी उसके एम्पायर में आया करते थे, तो वहाँ पर किसी का भी जन्म हुआ हो, ठीक है ना, उनके सामने लॉ के सामने वो क्या कहेंगे इक्वल रहेंगे सभी के लिए। कोई प्रिविलेजेस थे उस साइड से उसने नेपोलियन क्या कर दिए थे, खत्म कर दिए थे। ये स्टार्टिंग का इटली का जो आपको सर्कमस्टेंसेस बताया जाता है। और बताया जा रहा है यानी जो नेपोलियन है उनको यहाँ पर फादर भी कहा जाता है नेशनलिज्म का, जिसका पहले पढ़ चुके अपन जो मॉडर्न जर्मनी का जो सेव देने का काम था वो भी आपके यहाँ पर नेपोलियन ने ही किया था। इसके बाद जो हम अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आपके मेजर ऑब्स्टेकल्स, क्या क्या प्रॉब्लम थी, क्या क्या ऑब्स्टेकल है यहाँ पर जो इटली की यूनिफिकेशन में आ रही थी, उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। देखो मेरा दूसरा टॉपिक रहेगा वो रहेगा मेजर ऑब्स्टेकल।
क्या प्रॉब्लम आती है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर। तो ये है आपके जो इटली के यूनिफिकेशन में कौन कौन से मेजर ऑब्स्टिकल्स है उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो मैंने बताया था आगे जर्मन तक की, जैसे कि जो आपके ऑस्ट्रियन डोमिनेंस, यानी का मतलब है ऑस्ट्रिया देखो सबसे पहले आगे ये भी एक पहले जो ऑब्स्टिकल तो यही था कि जैसे कि अपन ने पहले पढ़ लिया कि जैसे इटली के ऊपर अलग बहुत ज्यादा है ना अलग अलग कंट्रीज का फॉरेन रूल था। ये सबसे मेन प्रॉब्लम थी कि जैसे अपन पहले पढ़ा कि जैसे कि लोम्बार्डी वेनिस इस पे ऑस्ट्रिया कंट्रोल था। इसके अलावा जो परमा मेडोना हो गया या टस्कनी हो गया इस पे ऑस्ट्रियन प्रिंसेस या उससे रिलेटेड लोगों का कंट्रोल था। रोम पे देखोगे तो रोम पे पोप का स्टेब्लिश था। और साउथ में जाओगे आप तो वहाँ जो आपके बोर्बन डायनेस्टी का रूल था। तो ज्यादातर इटली के अपन फॉरेन रूल था वो एक सबसे बड़ी पहली मेजर प्रॉब्लम मानी जाती है। कहने का मतलब अगर अपन देखें तो यहाँ पर रहेगा फॉरेन रूल। फॉरेन रूल था उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम मानी जाती है और ऑलमोस्ट इटली के ऊपर बताया जा रहा है कि यहाँ पर फॉरेन रूल स्टेब्लिश था। यह एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। सेकंड प्रॉब्लम बताया जा रहा है कि ऑस्ट्रियन डोमिनेंस, यानी ऑस्ट्रिया का डोमिनेंस था दो प्लेसेस है लोम्बार्डी और वेनिसिया। लोम्बार्डी वेनिसिया को कंट्रोल करने का या उसको डोमिनेंस करने का किसी कंट्रोल में थे, ये कंट्रोल में थे, आप यहाँ पर ऑस्ट्रिया कंट्रोल में थे। थर्ड अगर देखें तो ये ऑस्ट्रियन प्रिंस, जो ऑस्ट्रियन जो प्रिंस है उनके भी डोमिनेंस में प्लेसेस थे। और जो प्लेसेस है चाहे आपके परमा हो गया, चाहे मोडेना हो गया, चाहे आपके टस्कनी हो गया, ये तीन प्लेस है। चाहे पोस्टन प्लेस था वो डोमिनेंस कर रहा था परमा, मोडेना और टस्कनी ऊपर। और यहाँ के जो लोग थे वो चाहते थे हालांकि इटली में यूनिफाइड होने के लिए, लेकिन यहाँ के जो फॉरेन रूल होने की वजह से मतलब बताए जा रखे हैं इन पर डोमिनेंस लगातार ऑस्ट्रिया का बना हुआ था। और इटली के यूनिफिकेशन में एक सबसे बड़ी एक ऐसी प्रॉब्लम यहाँ पर सामने देखने को मिल रही थी। इसके बाद बताया जा रखा है कि जैसे कि पोप डोमिनेंस ऑन रोम। कहने का मतलब है रोम नाम के प्लेसेस ये भी इटली का प्लेसेस आता है। और बताया जा रहा है यहाँ पे भी जो बताया जा रहा है यहाँ पे भी जो पोप था वो आपके डोमिनेंस कर रहा था, यानी पोप का रूल यहाँ पे हमें देखने को मिला था। इसके अलावा बताया जा रहा है कि जैसे कि आपकी जो थ्री पार्ट थे जो इटली के बताया जा रहा है थ्री पार्ट में मतलब बताया जा रहा है जो डिवाइडेड था पूरा इटली। तो ये सारी प्रॉब्लम होने की तीनों पार्ट आ गए। देखो ये नॉर्थन पार्ट आ गया, ये मिडिल पार्ट आ गया, ये मिडिल है, ये भी मिडिल ऑलमोस्ट। और साउथर्न पार्ट अपन पहले पढ़ चुके, सिसिली हो गया, नेपल्स हो गया जहाँ पर बोर्बन डायनेस्टी का रूल था। तो इनको यूनिफाइड करने में यहाँ पर बताया जा रहा है कि काफी ज्यादा दिक्कतें हमें देखने को मिल रही थी। और उसके बाद जो अगला हम बता रहे हैं कि जैसे कि जो एक एलिट क्लास थी, एलिट क्लास मतलब एक रिच क्लास थी, फ्यूडल क्लास कह सकते हो, यानी जैसे कह सकते हैं जो या इसको समझ सकते हो आप आफ्टर डिक्लाइन ऑफ नेपोलियन। नेपोलियन के डिक्लाइन के बाद में, ठीक है ना, जो आपके ट्रेडिशनल जो भी आपके जो ट्रेडिशंस थे उनको रिस्टोर कर दिया गया। जितने भी ट्रेडिशन थे, नेपोलियन 1815 में आ गया था, तो जो भी ट्रेडिशन पहले के थे कि जैसे पोप का डोमिनेंस था, जो डायनेस्टी पहले रूल करी थी, उन सभी ट्रेडिशन को वापस से यहाँ पर रिस्टोर कर दिया गया था। और जो एलिट क्लास थी, जो आपकी एलिट क्लास मानी जाती है, रिच क्लास थी,
ये नहीं चाहती थी, ये कभी भी नहीं चाहते थे कि मतलब इटली का यूनिफिकेशन हो, क्योंकि उनको मालूम है अगर इटली का यूनिफिकेशन हो गया तो एलिट क्लास है, फ्यूडल क्लास थे, फ्यूडल भी थे, रॉयल फैमिली थे, मोनार्की सिस्टम था, तो मोनार्की सिस्टम ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था, और जो एलिट क्लास में जो फ्यूडल जो सिस्टम था वो भी क्या हो गया था, पूरा पूरा खत्म कर दिया गया था। तो ये कभी भी नहीं चाहते थे कि मतलब वापस से यहाँ पर डेमोक्रेसी की स्टेब्लिशमेंट हो। अगर डेमोक्रेसी वापस आ भी जाती है तो होगा क्या, इनका जो जो डोमिनेंस था वो पूरा पूरा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो एक तो नेपोलियन डिक्लाइन के बाद में जो ट्रेडिशनल जो सिस्टम था इनका उनको रिस्टोर किया गया था, और जो ये क्लास का एलिट क्लास कभी नहीं चाहते थे कि इटली का यूनिफिकेशन हो। तो ये भी एक यहाँ पे एक जो ऑब्स्टेकल था, जो एक प्रॉब्लम हमें सामने देखने को मिल रही थी, कि जिसकी वजह से इटली के यूनिफिकेशन में यहाँ पर दिक्कत हमें देखने को मिल रही थी। इसके अलावा बताया जा रहा है कि जैसे कि आपके जो डिफरेंट ग्रुप थे, मतलब बताया जा रहा है इटली के अंदर पढ़ लिया अपन, इटली के अंदर जो 3 अलग अलग जगह प्लेसेस थे, नॉर्थन पार्ट अलग था, मिडिल अलग था, साउथ अलग था। तो ये डिफरेंट ग्रुप था, मतलब जो डिफरेंट ग्रुप के डिफरेंट ट्रेडिशन थे, यानी इनके जो रीति रिवाज, उनके कस्टम्स वगैरह या जो भी इनकी जो परंपराएं अलग अलग जो भी चीजें थी वो सभी क्या थी, डिफरेंट थी। और डिफरेंट होने की वजह से बताया जा रहा है ये खुद यहाँ के लोग थे वो खुद नहीं चाहते थे कि मतलब इनका यूनिफिकेशन हो, ये अभी साथ में आया, ये चाहते नहीं थे। सभी के अलग अलग सिस्टम थे, सभी अलग अलग कह सकते हैं ट्रेडिशन कस्टम वगैरह वगैरह जो चीज हमें देखने को मिल रही थी। इसी वजह से ये लोग भी नहीं चाहते थे कि मतलब यहाँ पे इटली का क्या हो, यूनिफिकेशन हो। तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। और साथ में था आपके यहाँ पर डिफरेंट पॉलिटिकल व्यू। हमें यहाँ पर दो पॉलिटिकल व्यू अगर बात करें, चलो ठीक है इटली का हम यूनिफिकेशन कर भी देते हैं, ठीक है ना, कर भी दिया हमने, ठीक। तो यहाँ पर अलग अलग पॉलिटिकल व्यू आ रहे थे, कोई कह रहा था हमें वो स्टेब्लिश करना है, कोई कह रहा हमें डेमोक्रेसी करना है, कोई कह रहा मोनार्की करना है। तो ये भी एक प्रॉब्लम थी। इसमें जो आपके मेजिनी है और जो गेरिबाल्डी, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ये चाहते थे कि भाई रिपब्लिक हो, कि इटली के अंदर क्या हो, रिपब्लिक डेमोक्रेसी को स्टेब्लिश किया जाए, कि यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन बने, यहाँ पर कुछ जो सिस्टम हो और यहाँ पर डेमोक्रेसी को स्टेब्लिश किया जाए। ये थे मेजिनी और गेरिबाल्डी, ये भी इटली से बिलोंग कर रहे थे। इसके अलावा आपकी जो लियोपार्डी है, ये चाहते थे कि यहाँ पर पोप का डोमिनेंस रहे, ये चाहते थे भले गवर्नमेंट कुछ भी बना दो, भले आप किसी वजह की गवर्नमेंट बना दो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें तो चाहिए कि जैसे उनका जो हेड होगा गवर्नमेंट का या जो इंटरफेयर रहेगा वो किसका रहेगा, पोप का रहेगा, कि पोप पे सारी गवर्नमेंट को क्या करेगा, कंट्रोल करने का काम करेगा। तो अलग अलग यहाँ पर पॉलिटिकल व्यू आ रखे थे। तो ये भी एक प्रॉब्लम आ रही थी हमें इटली के यूनिफिकेशन करने के अंदर। तो ये सारी मेजर प्रॉब्लम थी जो आपके यहाँ पर जो भी सपोर्टिव एलिमेंट्स उनके सामने रहेगी। अब इन सारी प्रॉब्लम को दूर करते हुए यहाँ पर हम आगे पढ़ेंगे कि इटली का यूनिफिकेशन हमें किस तरह से हमें देखने को मिला था। देखो हम आगे पढ़ेंगे इसके अंदर कि कौन कौन से सपोर्टिव एलिमेंट्स इसके बारे में पढ़ेंगे। ये है आपके ये सारे आपके सपोर्टिव एलिमेंट्स है जो जर्मनी के यूनिफिकेशन को सपोर्ट कर रहे थे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे अपन कार्बोनरी का। कार्बोनरी क्या है भाई, तो ये एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन था जो 1810 के अंदर नेपल्स नाम के प्लेसेस के अंदर बनाया गया था, जिसके बारे में पहले पढ़ चुके। साउथर्न पार्ट है आपके नेपल्स और सिसिली, तो नेपल्स के अंदर इसको बनाया गया था, एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन था। और बताया जा रहा है इस जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर एक सोसाइटी के, कहने का मतलब हर एक सेक्शन, हर एक कास्ट, हर एक ग्रुप, हर एक जो सेक्शन के मेंबर्स इस जो ऑर्गेनाइजेशन में मिल जाया करते थे। जो इसके जो गोल्स बताया जा रहा है, इसको बनाने के पीछे जो मेन गोल्स क्या था, कि इसको स्टैब्लिश क्यों किया गया था, तो इसके पीछे दो ही रीजन बताए जाते हैं। पहला जो लिखा है वैसे रिमूव फॉरेन रूल, हम पहले पढ़ चुके हैं कि इटली के अंदर बहुत ज्यादा फॉरेन रूल था। तो इनका सबसे पहला टारगेट एम सी था कि इटली से फॉरेन रूल को क्या कर देना, उसको बाहर कर देना।
सेकंड दे रखा है स्टेब्लिश्ड फ्रीडम, यानी यहाँ पर हमें इटली के अंदर फ्रीडम को स्टेब्लिशमेंट करना। ये क्या थे, दो टारगेट थे मेजर, वैसे और भी बहुत सारे टारगेट थे, लेकिन मेजरली हमें दो टारगेट यहाँ पर देखने को मिलते हैं। लेकिन बताया जा रखा है, बना तो लिए इसको, एम्स भी अच्छे थे, सब कुछ ठीक थी, लेकिन इसके अंदर एक ही चीज की कमी थी, वो थी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप। तो स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की एब्सेंस होने से, उसकी कमी होने से कुछ टाइम के बाद में जो बताया जा रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, फेल्ड हो जाता है। कहने का मतलब अपने एम्स को अचीव नहीं कर पाया, और जब एम्स अचीव नहीं होंगे तो क्या हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, फेल्ड हो जाएगा। अगला पढ़ रहे हैं अपन यंग इटली के बारे में। अब यंग इटली क्या है, यंग इटली की बात देखते हैं। यंग इटली भी एक्सिटीज जो आपके कार्बोनरी उस तरह का एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका फाउंडेशन आपके यहाँ मेजेनी के द्वारा 1831 से के अंदर किया गया था। और बताया जा रखा है ये भी एक जो एक नेशनलिस्ट मूवमेंट था, ये एक ऑर्गेनाइजेशन था। तो बताया जाए कुछ ही टाइम के अंदर इसने जो कार्बन के गोल्स थे, जो कार्बन एक नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बताया जा रखा था कि पूरे ऑल ओवर इटली के अंदर मतलब ये फैला हुआ था। तो इसको रिप्लेस करने का काम किसने किया भाई, यंग इटली ने कर दिया। यंग इटली के जो फाउंडर है मेज़नी, उनका मानना था, वो ऐसे बिलीव करते थे कि भाई अगर इटली को अगर जो वो मानते थे कि भाई जो पावर होती है, कहने का मतलब होती है कुछ किसी तरह की, जो यूथ की पावर होती है उसमें वो ट्रस्ट करते थे। कहने का मतलब होता है वो ऐसा मानते थे, ऐसा सोचते थे कि अगर मान लो हमें रिवोल्यूशन को आगे इंक्रीज करना है, या मान लो हमें सोसाइटी में या कंट्री में कुछ चेंजेस लेके आना है, तो उसके लिए हमें जो लीडरशिप होती है वो यूथ के हाथों में दे देनी चाहिए। कि जो भी लीडरशिप है, जो भी लीडरशिप करना है फ्यूचर में हमें क्या करना है, तो उसकी लीडरशिप भी हमें यूथ के हाथों में दे देनी चाहिए। यूथ एक ऐसे पर्सन है जो आने वाले टाइम के अंदर क्या कर सकते हैं, कुछ ना कुछ यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, ऐसा मानना था मेज़नी का। बताया जा रहा है कि इस ऑर्गेनाइजेशन के 3 स्लोगन्स दिए गए हैं। 3 स्लोगन्स इस ऑर्गेनाइजेशन के दिए गए, यहाँ के लोगों को, फॉलोवर्स के लोगों तक पहुंचाए गए। सबसे पहला बिलीव इन गॉड, गॉड के अंदर आप बिलीव रखिए। सेकंड देखिए कम ऑल ब्रदर्स टुगेदर, सेकंड दे रखे हैं कि सारे ब्रदर्स हैं वो साथ में आइए, यानी सेपरेट मत रहिए, आपको सबको साथ में आना है। साथ में आओगे तो क्या करेगा, आपको जरूर ताकत मिलेगी, और ताकत मिलेगी तो आप क्या करोगे, अपने जो गोल्स है उनको अचीव कर पाओगे। और जो थर्ड दे रखा है मेक इटली फ्री, कि इटली को फ्री करना है, इटली को हमें क्या करना है, इंडिपेंडेंस दिलानी है, या इटली को जो फॉरेन रूल है उससे क्या करना है, हमें उसे दूर करना है, उसे आजादी दिलानी है, फ्रीडम दिलानी है। बताया जा रहा है यहाँ पर इसके जो गोल्स हैं, गोल्स क्या कहते हैं, क्या एम्स इसके बनाए गए, तो सबसे पहले यही है भी इटली का क्या करना है, यूनिफिकेशन करना है। जो इटली अलग अलग पार्ट में डिवाइड था, कोई किसी का डोमिनेंस में था, कोई कहाँ पर क्या कर रहा था, कोई किस पे, कोई पोप का रूल था, कहीं किस पे ऑस्ट्रिया का रूल था, तो इन सभी से क्या करना, इनको हटाना है यहाँ से, और इटली का क्या करना है, यूनिफिकेशन करना है। फर्स्ट गोल था इसका अचीविंग फ्रीडम, यानी फ्रीडम को क्या करना, अचीव करना। सेकंड तरीका है कि एक हमें एक ऐसे स्टेट का क्या करना, एस्टेब्लिशमेंट करना है, यानी इटली को हमें एक ऐसा एक स्टेट बनाना है जिसका बेस क्या हो, फ्रीडम हो, इक्वालिटी हो, सोशल वेलफेयर हो। ये सारे जो कह सकते हैं, या यंग इटली है, इनके कुछ जो आपके गोल्स बताए जा रखे हैं। और इसके बाद में हम आगे वाले जो टॉपिक्स हैं हम पढ़ेंगे इसके बारे में, काउंट कैमिलो डी केवर, यानी दो के बारे में हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम केवर के बारे में पढ़ेंगे, केवर का क्या कंट्रीब्यूशन था उसके बारे में। देखो थर्ड नंबर आता है, थर्ड नंबर सपोर्टिव एलिमेंट है, सपोर्टिव एलिमेंट ऑफ यूनिफिकेशन, सपोर्टिव एलिमेंट इन यूनिफिकेशन ऑफ इटली। इसमें थर्ड नंबर पॉइंट आता है आपके पास में काउंट कैमिलो डी केवर। इनका भी एक इम्पोर्टेंट रोल रहेगा इटली के यूनिफिकेशन के अंदर। तो थोड़ा सा शॉर्ट लिस्ट के बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म है 1810 के अंदर, ट्विन नाम का प्लेसेस है, ट्विन नाम का प्लेसेस आपके पिडमोंट, जो पढ़ा था अपने पिडमोंट एम्पायर था, पिडमोंट एम्पायर में ट्विन नाम का प्लेसेस है, वहां पर एक एलिट क्लास फैमिली, कहने का मतलब एक रिच फैमिली में मतलब इनका जन्म हुआ था। स्टार्टिंग बताया जा रहा है कि आर्मी के अंदर इंजीनियर बन जाते हैं आर्मी के अंदर आफ्टर फिनिशिंग इज मिलिट्री एजुकेशन, यानी जब इनकी मिलिट्री एजुकेशन पूरी हो जाती है उसके बाद में क्या करते हैं, आर्मी के क्या बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं। और बताया जा रहा है ही वांट टू एस्टैब्लिश पार्लियामेंट सिस्टम इन इटली। और बताया जा रहा है एक बार जब ये जो लंदन की जो ट्रेवलिंग पर गए थे, लंदन में घूमने के लिए गए थे, तो बताया जा रहा है वहां उन्होंने अपने ट्रेवलिंग टाइम में जो इंग्लैंड में सिस्टम देखा, पार्लियामेंट्री सिस्टम, उससे बहुत ज्यादा इंस्पायर हुए, और उन्होंने उसी टाइम सोचा कि वो इंग्लैंड के अंदर, इटली के अंदर भी क्या करेंगे,
जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है इंग्लैंड का उसको यहाँ पे स्टेब्लिशमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो इनकी विश थी कि इटली में भी पार्लियामेंट्री सिस्टम को स्टेब्लिश किया जाए। और बताया जा रहा है फाइनेंस और जो इंडस्ट्रियल मिनिस्टर, जैसे कि जानते हो आपकी एक अच्छे पॉलिटिशियन थे, क्लेवर पर्सन थे, ठीक है ना। तो इनके थॉट और जो इनके आइडियाज हैं उनसे इंस्पायर होकर जो बताया जा रहा है इनको एक जो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड इंडस्ट्रीज 1847 में बना दिया जाता है, इनके मिनिस्टर बन जाते हैं। और बताया जा रहा है इसके साथ साथ 1852 के अंदर इनको जो पिडमोंट और सार्डिनिया है उनका क्या करता है, इनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है बाय विक्टर एमेन्यूल इनके थ्रू। ये एक जो इटली के एक एम्परर है, इनके सार्डिनिया, उस समय सार्डिनिया पिडमोंट के एम्परर थे, तो इनके थ्रू बताया जा रहा है जो केवल को प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है। तो बताया जा रहा है फर्दर इनके बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज हुई या बहुत सारे उन्होंने ऐसा जो प्लान सेटअप किया जिसकी वजह से बताया जा रहा है इटली के यूनिफिकेशन में मतलब बहुत ज्यादा हेल्प हमें देखने को मिली थी। आगे हम फर्दर डिस्कस करेंगे इटली के जैसे यूनिफिकेशन किस तरीके से हो उनके बारे में पढ़ेंगे। वैसे आपको मेजरली बताएंगे इनके कंट्रीब्यूशन के थ्रू टोटल 5 फेजेस लगे थे यहाँ पे इटली के यूनिफिकेशन होने के अंदर। जो पहले फेजेस के अंदर हम पढ़ेंगे आगे, जिसके अंदर क्या था कि भाई लोम्बार्डी और वेनेशिया दोनों को इटली में मर्ज करने का प्लान था, लेकिन फिलहाल होता है लोम्बार्डी होता है, वेनेशिया ऑस्ट्रिया के कंट्रोल में होता है वापस से। सेकंड फेजेस के अंदर बताया जा रहा है यहाँ पे जो मिडिल वाले स्टेट है, जो मिडिल स्टेट जिसके बाद पढ़ चुके परमा, मेडोना और टस्कानी, इनका यहाँ पर मर्जमेंट होगा, ठीक है ना। उसके बाद में थर्ड वाले जो फेज है उसके अंदर यहाँ पे सिसिली और जो नेपल्स है उनको यहाँ पर मर्ज किया जाएगा। फोर्थ वाले फेज में बताया जा रहा है यहाँ पर वेनेशिया है वो यहाँ पर कंट्रोल में आ जाएगा, किसके वेनेशिया है जो आप पढ़ोगे आप प्रशियन ऑस्ट्रियन वॉर था जिसमें यहाँ पर सार्डिनिया के थ्रू पर्शिया को हेल्प की जाती है और पर्शिया उस वॉर में जीत भी जाता है। तो वेनेशिया है ऑटोमेटिकली यहाँ पर सार्डिनिया इटली को मिल जाता है। और जो लास्ट फेज बताया जा रहा है रोम का, फिर जब फ्रैंको पर्शियन वॉर होता है यानी फ्रांस और जो पर्शिया का वॉर होता है उस समय भी क्या होता है कि रोम के अंदर, रोम में पोप का रूल था और पोप को यहाँ पर प्रोटेक्शन देने का काम कौन कर रहा था, फ्रांस कर रहा था, ठीक है ना। तो जो पर्शिया फ्रांस वॉर हुआ था उसमें जो फ्रांस ने अपनी सारी आर्मी जो रोम में स्टेब्लिश थी, रोम में थी, उस आर्मी को उन्होंने कहाँ बुला लिया, वापस फ्रांस के अंदर बुला लिया ताकि वो रोल में जो वॉर होता है उसमें अपना रोल प्ले कर सके। उसी समय जो इटली ने अपना एक जो कैसे इस एडवांटेज, इस अपॉर्चुनिटी का मतलब फायदा उठाया और भी उसने क्या कर लिया, रोम को अपने कंट्रोल में कर लिया। इसी तरीके से इटली का जो एप्लीकेशन तो यूनिफिकेशन हो गया। इसमें अपन केवल के बारे में पढ़ेंगे, आगे गेरिबाल्डी के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने दोनों ने अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है।